दोस्तों नमस्कार, कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये सीडीपी यानी बाल विकास की तीसरी क्लास है। इसके पहले बाल विकास में सीटेट सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज 1 से लेकर 5 तक थ्योरी की क्लासेस चल चुकी हैं। यदि आप थ्योरी की क्लासेस ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और क्लासेस देख लें, ताकि बाल विकास के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है 37 क्वेश्चन से। 36 तक हम पिछले वीडियो में बातें कर चुके हैं, तो आज हम लोग 37 से स्टार्ट करते हैं। तो 37 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी जो विकास होता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, या विकास बहुआयामी होता है, या विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभी के लिए समान होती है, या विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कह रहा था विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका मतलब है 3 ऑप्शन रॉन्ग है, 1 ऑप्शन राइट है, तो वही राइट को हमको छांटना है। तो 37 का क्वेश्चन जो हमारा पहला दिया गया है, विकास केवल, तो ये केवल हमारा निगेटिव टैग वर्ड होता है, ये ऑप्शन काट दीजिए, ये हमारा गलत ऑप्शन है। उसके बाद विकास बहुआयामी होता है, ये बात सही हो सकती है, लेकिन और अभी हम क्वेश्चनों को ऑप्शनों को पढ़ लेंगे। विकास की दर सभी संस्कृतियों के सभी के लिए समान होती है, ये बात गलत है, ये भी गलत है। विकास यहाँ केवल दिख गया, इसको भी काट दीजिए। तो हमारा बचा क्या, जो ऑप्शन 37 का जो है, विकास जो है बहुआयामी होता है, यानी विकास प्रत्येक स्थिति में बहुआयामी होता है। जैसे विकास जो होता है, चाहे लैंग्वेज का विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, तो वो साथ साथ चलते रहते हैं। तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो विकास जो है बहुआयामी होता है। तो 37 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें केवल दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसमें केवल दिया ये काट देंगे। ये कहा है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, ये बात भी गलत है। तो जो होता है विकास जो है, विकास बहुआयामी होता है। 37 का जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन कह रहा है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यानी विकास की किस अवस्था में बच्चे जो है कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मध्य बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन दिया है किशोरावस्था। तो इन अवस्थाओं में कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें जो है बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो जो हमारा 38 का जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बच्चे जो है कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था को जो है पूर्व बाल्यावस्था भी कहा जाता है, जो 2 से 6 वर्ष तक माना जाता है। तो हमारा जो होगा 38 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 39 कह रहा है 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि में क्या कहा जाता है। यानी 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है किशोरावस्था कहा जाता है, या दूसरा ऑप्शन दिया है मध्य बचपन की अवस्था कहा जाता है, या फिर तीसरा ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है, या फिर शैशवावस्था कहा जाता है। तो जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है, तो 2 वर्ष से लेकर जो 6 वर्ष की अवधि होती है, इसको जो है प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था का नाम दिया जाता है, या प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। तो 39 का जो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों देखिए सभी क्वेश्चन जो है सीटेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद बच्चे 40 क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे किस तरह सीखते हैं। यानी बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। बच्चे पढ़ के सीखते हैं, या फिर सुनकर सीखते हैं, या फिर देखकर सीखते हैं, या फिर क्रिया करके सीखते हैं। बच्चे किसके माध्यम से किस तरह से सीखते हैं। तो इसमें कूट दिया गया है A, B और C के माध्यम से सीखते हैं, या A, B के माध्यम से सीखते हैं, या B, C, D के माध्यम से सीखते हैं, या फिर A, B, C, D सभी के माध्यम से सीखते हैं। तो बच्चे जो है किस तरह सीखते हैं, बच्चे पढ़कर भी सीखते हैं, सुनकर भी सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं, और क्रिया करके भी सीखते हैं। तो 40 का जो हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें A, B, C और D सभी ऑप्शन को दिया गया है। तो 40 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 41 कह रहा है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। यानी ऑप्शन दिया गया है और इसमें आपको पता लगाना है कि ऑप्शन के अनुसार कि कौन सा बच्चा जो है मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, एक बच्चा जिसने
नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। या दूसरा ऑप्शन दिया है, एक बच्चा जो संभावित कारणों की कल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। या तीसरा ऑप्शन, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। या चौथा ऑप्शन दिया है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो इसमें कह रहा था, तो देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े ऑप्शन हैं, इसको आप बार बार पढ़िएगा तभी आंसर आएगा। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? तो इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? तो इसमें पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो मध्य बचपन का जो बाल्यावस्था होता है, मध्य बाल्यावस्था होता है, इसमें बच्चा जो है तर्क करना स्टार्ट कर देता है, तो इसको प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा तर्क करना स्टार्ट कर देता है, इसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होता है, लेकिन जब तर्क करने लगता है बच्चा तो उसको उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। क्या? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा जो है तर्क करना स्टार्ट कर देता है, फिर उसके बाद कल्पना करना स्टार्ट कर देता है, और इसमें जो है सामाजिक नैतिकता का भी विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनमें कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था होगा? यानी मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बच्चा 6 से 12 वर्ष के बीच में तर्क करना स्टार्ट कर देता है, सामाजिक जो नैतिकता की भावना उसके अंदर आ जाती है, और वो क्या करता है, कल्पना करना भी स्टार्ट कर देता है। तो जो इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है, वो क्या है, मध्य बाल्यावस्था में बच्चा आ सकता है या आता है। तो 41 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 42 कह रहा है, कथन ए, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों में अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं। यानी उन बच्चों से जो है अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। इसका कहने का मतलब है जो निम्न आय वाले परिवार है या जो गरीबी के अंदर जो बच्चे पल रहे हैं, उनसे जो है जो धनाढ़ परिवार के बच्चे होते हैं वो अपना जीवन जो है या अपना दिन जो है बहुत अच्छे तरीके से बिताते हैं। ये कथन ए कह रहा है। उसके बाद कथन बी क्या कह रहा है दोस्तों? कथन बी कह रहा है, आर बोलते हैं इसको, आर लिखा हुआ है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है, सही विकल्प चुने। यानी इसमें पहले में कह रहा था कि एक बच्चा है जो धनाढ़ परिवार का है, वो गरीब परिवार से अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है या दिन व्यतीत करता है। और आर में तर्क में दिया गया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बचपन में बहुत विविधता है और इसमें सही विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें विकल्प क्या दिया गया है, वो कोड के माध्यम से दिया गया है। इसमें ए और आर दोनों गलत हैं, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है, या तीसरा ऑप्शन दिया है ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें जो है 42 में जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ये ए और आर दोनों सही हैं। क्या? ए में दिया गया था कि जो अमीर बच्चे होते हैं उनका दिन जो है गरीब बच्चों की अपेक्षा अच्छे तरीके से कटता है, तो ये बात सही है। और जो आर भी दिया गया है, ये भी बात सही है। आर जो है ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये इसको बोला गया है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बचपन में बहुत विविधता होती है। तो ये भी बात जो है वो पहले का क्या कर रहा है, पहले का जो है ये सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 42 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 43 कह रहा है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला जो दिया गया है, पहला ऑप्शन में दिया गया, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है, या भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता है, या परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य होती हैं, या फिर अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें
अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा था, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका मतलब है 3 कथन रॉन्ग है, 1 कथन राइट है, उसको वही राइट को हमको पहचानना है। तो इसमें क्या कह रहा था, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हम चौथे ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं दोस्तों। अधिगम क्या है, एक जटिल प्रक्रिया होती है, ये 100% राइट होता है। अधिगम एक जो है जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संकल्पना की आवश्यकता होती है। यानी अधिगम जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें जो अधिगमकर्ता होते हैं, अधिगम जो या तो शिक्षा ग्रहण करते हैं, इसमें जो है बालकों की सक्रिय संलग्नता या सक्रिय सहभागिता जो है जरूरी होती है या आवश्यक होती है या आवश्यकता होती है। तो 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यही कथन सही है कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो 43 का चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 44 कह रहा है, वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। यानी वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। तो 44 का जो पहला ऑप्शन दिया गया है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया है शैशव काल अवस्था, या तीसरा ऑप्शन दिया पूर्व बाल्यावस्था, या चौथा ऑप्शन दिया आरंभिक बाल्यावस्था। यानी किस बालक की किस अवस्था में, वृद्धि की विकास अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। तो 44 में जो ऑप्शन चौथा दिया गया है, आरंभिक बाल्यावस्था में बालक जो है वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है अपने संवेदी इंद्रियों द्वारा। तो 44 का हमारा जो ऑप्शन चौथा राइट हो जाएगा। जो आरंभिक बाल्यावस्था होती है, जो 2 से 6 वर्ष तक मानी जाती है, इसमें जो बच्चा होता है आरंभिक बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है संवेदी इंद्रियों की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। तो 44 का हमारा चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 45 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 45वां क्वेश्चन कर खिलौने की आयु, टॉय एज जिसको बोलते हैं, किसे कहा जाता है। यानी खिलौनों की आयु किस आयु अवस्था को कहा जाता है। इसको हम थ्योरी की क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। तो यदि आप उसको थ्योरी की क्लास ना देखे हों तो उसमें प्लेलिस्ट में जाएं और सारी वीडियोस देख लें, ताकि इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करने में बहुत सहयोग मिलेगा। खिलौने की आयु या टॉय एज किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन दिया बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। तो 45 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद अगला देखते हैं। इसमें पहला इसमें दिया गया है अभ्यास था जो सीटेट सिलेबस में जो दूसरा चैप्टर दिया गया है उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन हैं। जो बाल विकास के सिद्धांत मेन सिद्धांत जो दिए गए हैं सीटेट में, उसी सिद्धांत पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग इनको भी देखते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। क्या विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है। यानी कौन से विचारक हैं या कौन समाजशास्त्री हैं या कौन से जो बाल विकास के जो ज्ञाता हैं वो कौन है जो विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से संबंधित या कौन से ये सिद्धांत दिए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है लॉस्की, दूसरा ऑप्शन दिया है मॉसले, या तीसरा ऑप्शन दिया है स्किनर, चौथा ऑप्शन दिया अरस्तु। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन दिया है स्किनर, तो स्किनर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। ये भी बात सही, जो विकास होता है एक क्रम से चलती है और धीरे धीरे चलती है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस विचारक से है। तो इसका संबंध जो है स्किनर महोदय से है। तो पहले का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है या कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो यह विचार दिए थे कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो दूसरा क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया अंतः संबंध का सिद्धांत, या दूसरा ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत, या एकीकरण का सिद्धांत, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत।
तो इसमें जो है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार जो है हमारा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? हम निरंतरता का सिद्धांत जो होता है वो लगातार विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, यानी विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी निरंतरता का सिद्धांत जो होता है माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाती है और पूरे जीवन चलती रहती है। तो यही वो बोले थे कि विकास कभी ना समाप्त होने की प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित? यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो दूसरे का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? यानी ये चारों सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है अनुक्रमिता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत, या तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिवर्ती सिद्धांत, या चौथा ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या करना है आपको? मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो अनुक्रमिता का सिद्धांत ये होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये सिद्धांत होता है, मानव विकास का सिद्धांत है, निरंतरता का जो है मानव विकास के सिद्धांत, यानी ये तीनों हैं। लेकिन कौन सा नहीं है? प्रतिवर्ती जो है एक क्रिया होती है, जब बालक छोटा होता है तो प्रतिवर्ती क्रिया बार बार करता रहता है, या बार बार जिस क्रिया को बार बार दोहराता है उसी प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। ये प्रतिवर्ती बालक के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ती क्रिया है। लेकिन इसमें पूछा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो यही जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। और ये पहला ऑप्शन में दिया है अनुक्रमिता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत जो है मानव विकास के सिद्धांत हैं। लेकिन कौन नहीं है? तो जो ये नहीं है ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ये मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो तीसरे का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। यानी बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। वो कौन सा सिद्धांत है उसको आपको छांट के बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो वो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ते हैं। तो हमारा चौथा का जो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। क्या? विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत यह बताता है कि सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों में गत्यात्मक और भाषाई विकास एक निश्चित प्रतिमान और क्रम निश्चित क्रम में दिखाई पड़ता है। तो कौन सा सिद्धांत ये बताता है? वो बताता है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। तो चौथे का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा देखते हैं। पांचवा कह रहा है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। यानी इसका कहने का मतलब है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि यदि बालक का शारीरिक विकास जो है अच्छे से नहीं हो पाया है, ये शारीरिक वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाई है और वो पिछड़ा बालक है, तो पिछड़े बालक में जो है यदि शारीरिक विकास में अवरुद्ध हुआ है तो उसके संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी रुकावट पैदा होगी, या जितना वो शारीरिक विकास से पीछे रह जाएगा उतना ही वो संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी पीछे रह जाएगा। तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन दिया गया परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया एकीकरण का सिद्धांत,
चौथा ऑप्शन दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? यह बताता है कि यदि बालक शारीरिक विकास से पिछड़ गया है तो उसका संवेगात्मक और बौद्धिक या किसी भी सभी प्रकार के विकास जो है अवरुद्ध हो जाते हैं या उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो जो हमारा परस्पर संबंध का सिद्धांत है, पहला ऑप्शन दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी सारे सिद्धांत एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि शारीरिक विकास किसी प्रकार से अवरुद्ध हुआ है तो उसके सारे विकास जो है अवरुद्ध हो जाएंगे, या जितना शारीरिक विकास पीछे होता है उतना ही उसके सभी विकास पीछे रह जाते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत बताता है? ये परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है। तो पांचवें का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद छठवां क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास से भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। उसी से जस्ट उल्टा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है? बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, उसमें बोल रहा था शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया था, लेकिन इसमें औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत है हम लोग देखते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है एकीकरण का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो छठवें का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो वही ऑप्शन, जो पिछला ऑप्शन सही हुआ था वही ऑप्शन इसमें भी सही होगा। सारे जो विकास होते हैं या सारे जो क्या इसमें दिया गया बाल विकास कौन सा सिद्धांत, सारे सिद्धांत जो है परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि यदि बालक किसी भी प्रकार से, यानी इसमें जो कहा गया औसत से अधिक यदि वृद्धि हो गई है उसकी, तो वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। और इसी के विपरीत यदि किसी भी प्रकार की क्षति हो गई है बालक में शारीरिक, तो उसमें जो है जितनी भी क्षति हुई उसी के अकॉर्डिंग जो है बालक के अन्य विकास भी अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसमें अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े होते हैं। कौन सा सिद्धांत बताता है? तो ये जो है परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है कि बालक जितने भी बालक का विकास जो है औसत से यदि अधिक वृद्धि हो गई तो उसका शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी अच्छे तरीके से आगे बढ़े हुए प्रतीत होते हैं। तो वो कौन सा सिद्धांत बताता है? वो परस्पर संबंध का सिद्धांत बताता है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा छठवें का। उसके बाद सातवां क्वेश्चन दोस्तों, सातवां क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का निम्न में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का जो विकास है व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। तो सातवें का पहला ऑप्शन दिया गया है, सातवें का पहला ऑप्शन दिया है वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है विकास की एक रूपता का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें आप आसानी से बता सकते हैं कौन सा सिद्धांत इसमें से सही होगा। तो इसमें जो दिया गया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उसकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। तो जो हमारा इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जो क्या कह रहा है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, यह बताता है कि बालकों में विकास उसकी व्यक्तिगता के अनुरूप होता है। व्यक्तिगता से आप व्यक्तिगता में रिलेट करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा सातवें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यानी कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक, जो छोटा बालक होता है, पहले पूरे हाथ को हिलाना डुलाना सीखता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उंगलियों को हिलाना डुलाना सीखता है, उसके बाद हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाना डुलाना सीख जाता है। तो वो कौन सा सिद्धांत है जो ये इस बात की चर्चा करता है या इस बात को बताता है? तो पहला ऑप्शन दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया एकीकरण का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन दिया है निरंतरता का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को हिलाना सीखता है, फिर उंगलियों को हिलाना सीखता है, फिर हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ हिलाना सीख जाता है। तो जो आठवें का हमारा जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन एकीकरण का सिद्धांत, ये बताता है कि पहले बालक जो है हाथ हिलाना डुलाना सीखता है, उसके बाद उंगलियों को हिलाना डुलाना सीखता है, उसके बाद हाथ और उंगलियों दोनों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है? परस्पर एकीकरण का सिद्धांत हमको ये बताता है। तो आठवें का जो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
उसके बाद 9वां क्वेश्चन कह रहा है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है। ये सारे सिद्धांत का चैप्टर है, इसीलिए बार बार ये सिद्धांत आ रहे हैं। इस चैप्टर में सारे सिद्धांत वाले क्वेश्चन आएंगे। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक, इसमें सिद्धांत ढेर सारे आ रहे हैं। बालक दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग हो सकती है, लेकिन आप यदि कर लेंगे तो इस चैप्टर से ही 2 क्वेश्चन 100% सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिद्धांत भी बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम अगला क्वेश्चन इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमको बताना जरूरी होता है। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसके बाद जो है अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है? तो आइए हम लोग ऑप्शन की ओर देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन दिया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन दिया है एकीकरण का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है, फिर उसके बाद हाथ और पैरों पर या पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो कौन सा सिद्धांत यह बताता है? जो हमारा ये दिया है विकास की दिशा का सिद्धांत, ये राइट हो जाएगा। विकास की दिशा का सिद्धांत ये बताता है कि बालक जो है सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर उसके बाद जो है अपने पैरों पर नियंत्रण करना सीखता है। तो 9वें का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन दोस्तों, 10वां क्वेश्चन टोटल थोड़ा सा क्राफ्ट हुआ है, इसको हम अगले वीडियो में ले लेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग 9वें क्वेश्चन तक ही रखते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। और यदि क्लास आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी भला हो जाए। आज यहीं तक करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।